इन स्थितियों के लिए हमें व्यंजक बताना है। हमें स्थितियां दी गई हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है p में 7 जोड़ना। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे p जमा 7। इसमें हमने p में 7 को जोड़ा है। उसके बाद हमें है p में से 7 घटाना। हम यहाँ p घटा 7 लिखेंगे। p को 7 से गुणा करना। p गुणा 7 बराबर 7p। गुणनफल में हम संख्या को आगे लिखते हैं। p को 7 से भाग करना। p भाग 7। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम संख्याओं का योग, घटा, गुणन और विभाजन करते हैं। यहाँ पर संख्याओं के स्थान पर हमें एक चर दिया गया है। उसके बाद -m में से 7 घटाना। -m माइनस 7। -p को 5 से गुणा करना। -p गुणा 5 बराबर -5p। -p को 5 से भाग करना। -p भाग में 5। और उसके बाद हमें दिया है p को -5 से गुणा करना। p गुणा -5 हमारे पास -5p होगा। t और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग ना करें। प्रत्येक व्यंजक में t अवश्य होना चाहिए। हम यहाँ पर इनका योग, घटा, गुणा और विभाजन करके व्यंजक बना सकते हैं। सबसे पहले हम योग को लेते हैं। t और 4 का योग हमारे पास t जमा 4 होगा। व्यवकलन t घटा 4 गुणन t गुणा 4 बराबर 4t और विभाजन t भाग में 4। यदि हम 4 की जगह t और t की जगह 4 लें, 4 जमा t, 4 घटा t, 4 गुणा t वो वही होगा जो t गुणा 4 था और 4 भाग में t। हमें y, 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाना है। प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए। केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करना है। ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। गुणन और योग यदि हम करें, 2y जमा 7, 7y जमा 2। यहाँ 2 की जगह 7 और 7 की जगह 2 आ गया है। गुणन और व्यवकलन यदि हम लें तो 2y घटा 7, 7y घटा 2 होगा। विभाजन और योग यदि हम लें, y भाग में 2 जमा 7। यहाँ विभाजन और योग संक्रिया का प्रयोग हुआ है। विभाजन और व्यवकलन यदि हम लें, y भाग 2 घटा 7। यहाँ विभाजन और घटा संक्रिया का प्रयोग हुआ है। व्यवहारिक रूप में व्यंजकों का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप इसे अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं। आज आपकी जो वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? ये सरिता है। आप अच्छे से बता सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद उसकी आयु आज से 5 वर्ष अधिक होगी और वो इस प्रकार दिखा सकते हैं हम y जमा 5 वर्ष। यदि हम 3 वर्ष पहले उसकी आयु की बात करें तो 3 वर्ष पहले वो छोटी थी। कहने का अभिप्राय उसकी आयु आज से 3 वर्ष कम थी, तो हम उसकी आयु को y घटा 3 वर्ष लिख सकते हैं। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसके दादाजी की आयु क्या है? यहाँ यदि हम दादाजी की आयु की बात करें तो वो सरिता की आयु से 6 गुनी है और हमें सरिता की आयु y वर्ष दी हुई है।
y गुना 6 बराबर 6y वर्ष ये दादाजी की आयु होगी। उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है। दादी जी की आयु क्या है? हमें दादाजी की आयु का पता है कि वो 6y वर्ष है और दादी जी उनसे 2 वर्ष छोटी हैं। तो आप कह सकते हैं कि यदि हम दादाजी की आयु में से 2 घटा दें तो वह दादी जी की आयु होगी, जो 6y घटा 2 वर्ष होगी। सरिता के पिताजी की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। उसके पिता की आयु क्या है? अब हम पिता की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सरिता की आयु को 3 से गुना करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष अधिक हैं। तो हमें 3y जमा 5 वर्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार अपने आप को जोड़कर आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं। व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। हमें यहां पर दिया गया है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है और एक पुस्तक का मूल्य ₹3 है। हमें इसे साधारण भाषा के कथन में बदलना है। इन दोनों को इकट्ठा करना है। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक पुस्तक की कीमत एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत से 3 गुना है, क्योंकि यहाँ अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है और पुस्तक का मूल्य 3 गुना ₹P है। टोनी ने मेज पर क्यू कंचे रखे, उसके पास डिब्बे में 8 क्यू कंचे हैं। यहाँ 8 क्यू से हमारा अभिप्राय 8 गुना क्यू है, जो कि मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है। इसे इस प्रकार लिखेंगे, टोनी के डिब्बे में टेबल पर रखे कंचों के 8 गुना कंचे हैं। हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20n विद्यार्थी हैं। यहाँ 20n का मतलब 20 गुना n है। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या की 20 गुनी है। जग्गू की आयु Z वर्ष है और उसके चाचा की आयु 4Z वर्ष है और उसकी चाची की आयु 4Z घटा 3 वर्ष है। यहाँ हम देख सकते हैं, चाचा की आयु से हमारा अभिप्राय 4 गुना Z है और चाची की आयु से हमारा अभिप्राय 4 गुना Z घटा 3 है। हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, जग्गू के चाचा की आयु जग्गी की आयु की 4 गुना है और जग्गू की चाची की आयु उसके चाचा से 3 वर्ष कम है। बिंदुओं की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। इसे इस प्रकार लिखेंगे, बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या की 5 गुनी है। अब हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। यह चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। हमें यहाँ पर एक शर्त दी होती है, चर के लिए एक निश्चित मान के लिए ही समीकरण संतुष्ट होती है। एक समीकरण के दोनों पक्षों के बीच समता का चिन्ह होता है, जिसे हम बराबर का चिन्ह कहते हैं। और समीकरण यह बताती है कि बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर है। बाएं पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और दाएं पक्ष को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। एक समीकरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक संख्यात्मक समीकरण और एक चर वाला समीकरण। आमतौर पर हम चर वाले समीकरण का ही प्रयोग करते हैं। संख्यात्मक समीकरण वो होता है जिसमें बराबर के दोनों तरफ ही केवल संख्याएं होती हैं। चर वाले समीकरण में हमें चर दिया होता है और बराबर का चिन्ह दिया होता है। इसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, एक तराजू में दोनों पलड़ों में
संख्याएं दी हैं जिसमें एक तरफ चर है और दूसरी तरफ संख्या है। हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो अज्ञात राशि या चर x है वो 50 के बराबर है। यहाँ पर हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। यदि हम एक तरफ कुछ भी जोड़ दें तो एक तरफ का पलड़ा भारी होगा और इसे बराबर करने के लिए उतनी ही मात्रा में हमें दूसरी तरफ भी जोड़ करना होगा। हमने x में 20 को जोड़ा है, यदि हम 50 में 20 को जोड़ दें 70 प्राप्त होगा और इस प्रकार x जमा 20 70 के बराबर होगा। तो समीकरण में हमें दोनों तरफ के पक्षों को बराबर रखना होता है। हम देखते हैं कि हमें समीकरण दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण यानी चर संख्याओं के हमें बताने हैं, कारण सही उत्तर देना है और हमें समीकरणों में संबद्ध चर लिखने हैं। ये भाग हमें दिए गए हैं। हम देखते हैं सबसे पहले 17 बराबर x जमा 17। जैसा कि हमने अभी देखा, चर संख्याओं के समीकरण वे होंगे जिसमें चर हो और बराबर का निशान हो। इसमें हमारे पास चर और बराबर का निशान दोनों है, समता का चिन्ह जिसे हम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह और चर दोनों हैं और यहाँ पर समीकरण में चर x है। उसके बाद यदि हम देखें t घटा 7 बड़ा है 5 से, यहाँ पर ये चर संख्याओं में समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चर है परंतु समता का चिन्ह नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं 4 भाग 2 बराबर 2। यहाँ हमारे पास समता का चिन्ह तो है परंतु चर नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह चर संख्याओं का समीकरण नहीं है। 2n जमा 1 बराबर 11। यहाँ हमारे पास चर भी है और समता का चिन्ह भी है, इसलिए हम कह सकते हैं यह हमारे पास चर वाला समीकरण है। उसके बाद हमें दिया गया है एक सारणी को हमें पूरा करना है जिसमें समीकरण m जमा 10 बराबर 16 है और उसका हल ज्ञात करना है। यहाँ हमें m का मान दिया गया है 1 से लेकर 12 तक और m के मान को हमें m जमा 10 में रखना है। यदि हम m की जगह 1 रखें तो 1 जमा 10 बराबर 11 होगा। 2 रखने पर योग 12, 3 रखने पर 3 जमा 10 13, 4 से हमें योग 14 प्राप्त होगा। 5 से 15 हमें m और 10 का योग लेना है। 6 से 16, 7 से योग 17, 8 से 18, 9 से 19, 10 से 20, 11 से 21 और 12 से 22 प्राप्त हुआ। m और 10 का योग हमें 16 लेना था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 योग हमें कब मिला है, जब हमारे पास m का मान 6 है। इसलिए हम कह सकते हैं इस समीकरण का हल 6 है। जब भी हमारे पास चर का मान रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान बराबर होगा, वही हमारा समीकरण का हल होगा। हम इसे एक और उदाहरण की तरफ से देखते हैं। m घटा 7 बराबर 3। यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। हमें m के मान दिए गए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। हमें m घटा 7 का मान तब तक लेना है जब तक हमें 3 प्राप्त ना हो। सबसे पहले m की जगह 5 रखने पर हमें -2 प्राप्त होगा। 6 रखने पर -1,
7 रखने पर 0, 8 रखने पर 1, 9 रखने पर 2, 10 से 3, 11 से 4, 12 से 5, 13 से 6, 14 से 7, 15 से 8 और 16 से 9। हमने देखा कि m घटा 7 हमें 3 कब मिला? जब हमारे पास m का मान 10 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि m का मान 10 रखने से हमारे बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान बराबर होता है। इसीलिए इस समीकरण का हल 10 है। m का मान जो 10 है वही इस समीकरण का हल है। समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए गए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। हमें समीकरण 5m बराबर 60 दिया गया है और 4 मान हमें m के दिए गए हैं। हम इन चारों मानों को रखकर देखते हैं। हमें m का मान 10 दिया गया है। 5m में यदि रखें तो हमें 5 और m का गुणनफल 50 प्राप्त होगा। मान 5 रखने पर हमें गुणनफल 25, 12 रखने पर गुणनफल 60 और 15 रखने पर 5m का गुणनफल जो हमें 75 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमें ज्ञात है कि 5m का गुणनफल 60 आना चाहिए, जो m का मान 12 रखने से प्राप्त हुआ है। इसलिए समीकरण का हल 12 है। आप एक और उदाहरण की सहायता से देख सकते हैं। हम यहाँ पर 10, 5 और 15 का जो मान है वो कह सकते हैं कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि इनका मान रखने पर हमें गुणनफल 60 प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद हमें एक और समीकरण दी है, Q भाग में 2 बराबर 7 और हमें Q के मान 7, 2, 10 और 14 दिए हैं। हम इनका मान रखेंगे। 7 रखने पर 7/2 प्राप्त होगा। हमें 7, 2, 10 और 14 रख के देखना है। सबसे पहले 7 रखने पर 7/2 प्राप्त हुआ, जिसे हम 3.5 लिख सकते हैं। यदि हम Q की जगह 2 रखें तो हमें 2/2 बराबर 1 प्राप्त हुआ। 10 रखने पर 10/2 बराबर 5 और 14 रखने पर 14/2 बराबर 7। हम देखते हैं कि हमें 7 प्राप्त हुआ है जब हमने Q का मान 14 रखा। तो इस समीकरण का हल 14 है। 7, 2 और 10 समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, क्योंकि इनका मान रखने पर समीकरण का मान 7 नहीं होता।